राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 7th एडिशन एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वो यूपीएससी एस्पिरेंट एंड जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उसके लिए बाइबल का काम करती है। और आपको पता ही है कि कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है कि हर एक लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है ना, बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि जो 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत का उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और इतनी बड़ी बुक जिसको याद करना इतना मुश्किल होता है उसे थोड़ा सा इजी बना पाऊँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा पहला चैप्टर। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि ये बुक जो है वो इंडियन पॉलिटी की है। इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जो पहला चैप्टर है हमारा, देखो होता क्या है ना कि जो संविधान हमारा बना उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, तो उसकी ज़रूरत पड़ी हमें तब जब ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया। कहते हैं कि जब किसी पे दुख पड़ता है ना तब उसे महसूस होता है या तब उसे ये एहसास होता है कि सुख की वैल्यू क्या है। ठीक उसी तरह जब ब्रिटिशर्स आए हम पर राज करने और उन्होंने हमें अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट है ना। या जब वो आकर हमारे यहाँ वोट डालो राज करो में सक्सेसफुल हो गए, तब हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे लिए यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए इंटीग्रिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब अगर ब्रिटिशर्स हमें गुलाम नहीं बनाते तो क्या हम कभी फ्रीडम की मांग करते। ब्रिटिशर्स अगर हमें अपने हिसाब से नहीं चलाते तो क्या हमें कभी ये रियलाइजेशन होता कि हमें संविधान की ज़रूरत है, कभी नहीं होता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, उस पर जो ब्रिटिशर्स आकर हम पे राज करके गए इतने सालों तक, उसका क्या असर रहा, उसमें से हमने क्या सीख कर हमने क्या अपने संविधान में अडॉप्ट किया, कौन कौन सी चीज़ें हमने अपने संविधान में इग्नोर करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें ना हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जानने को मिलती हैं। तो हमें एक ब्रीफ पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स क्यों आए, उन्होंने यहाँ ऐसा क्या किया, वो किस तरह से हम पर रूल कर रहे थे कि हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये चैप्टर हम थोड़ा सा पहले हम ब्रीफ समझ लेंगे कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हुए थे और ब्रिटिशर्स ना हम पे रूल कैसे करते थे। वो कुछ एक्ट्स लेकर आते थे, जैसे 10 साल पे या 15 साल पे या 20 साल पे कुछ एक्ट्स लेकर आते थे। उनका कोई संविधान नहीं था, तो उस एक्ट के थ्रू, उस नियम के थ्रू वो हम पर राज करते थे। अब जब हमारा संविधान बना ना, तो ये जो एक्ट्स थे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सब के ना बहुत सारे प्रोविज़न हमने अपने संविधान में लिए, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये एस्पिरेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है चैप्टर। एक्चुअली ना इसको लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो लर्न नहीं करना है, देखो आपको समझना है। अगर आप इस चैप्टर को समझ गए अच्छे से स्टोरी फॉर्म में तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सा आसान बनाने की, आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 1600 का टाइम था। इस टाइम पे एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ के पास जाती है और उनसे बोलती है कि महारानी जी हमें ईस्ट में ट्रेड करना है, तो प्लीज़ आप परमिशन दे दीजिए। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो एक रॉयल चार्टर इशू करती है। रॉयल चार्टर यहाँ पर कहने का मतलब है ऑफिशियल ऑर्डर। ठीक है, एक ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल ऑर्डर इशू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ठीक है, आप केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे जो पॉइंट है, वहाँ से ईस्ट में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को, ट्रेड कर सकते हो, ओनली ट्रेड। ठीक है, ट्रेड पर्पस के लिए भेजा था। ठीक है, ये गए और ये जो राइट मिला था ना ट्रेड करने का, ये एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव राइट करने का कहने का मतलब है कि और किसी भी कंपनी को ये अलाउ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो होता क्या है 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम बोल सकते हैं कि 1608 में फाइनली ब्रिटिशर्स
इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रिटेन से और कोई कंपनी को अलाउ नहीं किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो वाले तो बहुत खुश थे कि हमें तो वहाँ कंपटीशन मिलेगा ही नहीं, हम जाएंगे आराम से वहाँ ट्रेड करेंगे इंडिया में और बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, बहुत सारा प्रॉफिट कलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे कुछ उल्टा था, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। तो हुआ क्या, यहाँ पे इनको कुछ कॉम्पिटिटर्स मिले और वो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से थे? पहला पोर्टुगीज़ थे, ठीक है, पोर्टुगीज़ ऑलरेडी आए हुए थे, डच और तीसरे थे फ्रेंच, डेन्स भी थे। ठीक है, तो ये सारे लोग ना यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर्स के फॉर्म में थे। अब ये जो ट्रेड करने आए थे, यहाँ पे पैसा बनाने आए थे, इनको जब कॉम्पिटिटर्स दिखे तो उन्हें लगा यार ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो पैसा तो मैं अच्छा कमा ही नहीं पाऊँगा ना। मार्केट तो इन 4 कॉम्पिटिटर्स में बटी हुई है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स करते क्या है ना, इन सबको एक एक कर ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि इन सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा और एक टाइम ऐसा आता है जब ये सब रास्ते से हट जाते हैं, कोई वॉर के थ्रू या कोई किसी और टेक्निक के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, बंगाल प्रोविंस एक ऐसा प्रोविंस था जो बहुत ही रिच था। ठीक, तो ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ये सोचती है कि यार ये तो अच्छा है ट्रेड के लिए, बहुत सही एरिया ट्रेड के लिए, चलो वहीं ट्रेड करते हैं। तो ये अपनी एक फैक्ट्री डालते हैं हुगली रिवर के किनारे। हुगली रिवर अगर आपको पता हो, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो हुगली रिवर के किनारे एक फैक्ट्री डालते हैं ये और वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया आए थे, तो इंडिया में ना मुग़ल एम्परर्स थे उस टाइम पे, और मुग़ल एम्परर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था इनको। ठीक है, एक पर्सन थे, एक मुग़ल एम्परर थे परुक्सियार, उन्होंने इनसे बोल दिया था, एक फरमान जारी कर दिया था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई ड्यूटी देनी ही नहीं है, आप फ्री में ट्रेड करो। ठीक है, कॉइन मिंटिंग के लिए भी इनको परमिशन मिल गई थी कि आप अपना ही कॉइन मिंट कर सकते हो। कुछ विलेजेस के लिए इनको जमींदारी भी मिल गई थी, है ना। इनको फोर्टिफिकेशन भी ये लोग करने लगे थे, किलाबंदी करने लगे थे ना। एक मान लीजिए एक एरिया है, उसके आसपास ये बाउंड्री क्रिएट करने लगे थे। ठीक, तो अब हो क्या रहा था, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर पर हाथ किसका था, मुगल एम्परर का। बट उस टाइम पे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनको ये सब पसंद नहीं आ रहा था। क्यों पसंद नहीं आ रहा था? क्योंकि ये बंगाल रीजन में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बंगाल रीजन में तो होगा क्या ना, बंगाल में रेवेन्यू बहुत कम हो रहा था। बंगाल के जो नवाब थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था इस बात का, तो उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, वो क्या चाहते थे, वो कहते थे कि ड्यूटी फ्री ट्रेड मत करो, कुछ ड्यूटी दो, है ना, क्योंकि हमारा नुकसान तो नहीं होना चाहिए। आप हमारे एरिया में आके ट्रेड करो और हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो ये हम कब तक झेलेंगे। तो वो चाहते थे कि ड्यूटी फ्री ट्रेड ना हो, और वो कह रहे थे कि फोर्टिफिकेशन मत करो, ये जो आप किलेबंदी कर रहे हो ना, चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट किए दे रहे हो, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो फोर्टिफिकेशन मत करो। ठीक है, और तीसरा वो चाहते थे थोड़ी सी रिस्पेक्ट ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स लेटर्स लिखते थे नवाब को और बहुत ही उल्टी सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, वो रिस्पेक्ट तक नहीं देते थे नवाब को। क्यों? क्योंकि उनकी तो दादागिरी सवार थी। उन्हें क्या पता था, हमारे सर पे तो मुगल एम्परर का हाथ है, हम तो किसी से डरते नहीं है ना, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। तो नवाब को वो कुछ समझते ही नहीं थे, और ये बात नवाब को पसंद नहीं आ रही थी। उन्हीं के इलाके में आप ट्रेड कर रहे हो और उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, उन्हीं के साथ आप ऐसा बिहेवियर रख रहे हो। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो तो अब हुआ क्या, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, इनके बीच में ना चीज़ें ठीक नहीं थी। क्यों? क्योंकि नवाब जो है वो बोल रहे थे कि देखो फोर्टिफिकेशन मत करो, है ना, थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट दो, और तीसरी चीज़ कि ड्यूटी फ्री ट्रेड बंद करो, है ना, कुछ ड्यूटी पे करो एटलीस्ट, कि बंगाल का रेवेन्यू लॉस ना हो, बंगाल का नुकसान ना हो। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि उनके सर पर तो मुगल एम्परर का हाथ है। तो हुआ क्या, जो नवाब थे ना बंगाल के सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या किया, अपने कुछ सोल्जर्स को भेजा कैलकाटा। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे या कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उन कुछ ऑफिसर्स को एक छोटे से रूम में कैद कर दिया।
छोटे से रूम में कई सारे ऑफिशियल्स को कैद करने से हुआ क्या, उन लोगों का दम घुटकर उनकी मौत हो गई। और इस ट्रेजेडी को हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक, अब ब्रिटिशर्स को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ पे बंदा था एक रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि नवाब हम तुमको देख लेंगे, बहुत बड़े नवाब बनते हो ना, हम तुम्हें देख लेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, युद्ध का सोचता है, ठीक है। और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी जो था ना, ये नींव थी बैटल ऑफ प्लासी की। अब होगा बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, एक तरफ होती है कंपनी जिसको लीड कर रहे होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ होते हैं नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। अब बैटल ऑफ प्लासी में होता क्या है, जो सिराजुद्दौला होते हैं ना, इनके कमांडर इन चीफ होते हैं मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव इनसे मिल लेता है, ठीक है। इनसे मिलके एक षड्यंत्र करता है और बोलता है कि देखो, अगर तुमने इनको मरवा दिया सिराजुद्दौला को, तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। अंग्रेजों की हमेशा से यही नीति रही, वोट डालो राज करो। मीर जाफर मान गया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इनको मरवा दिया। अब जब सिराजुद्दौला की डेथ हो गई ना, उनकी हत्या हो गई, तो युद्ध करने की तो कोई वजह ही नहीं थी ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा वॉर होता है जो कभी लड़ा ही नहीं गया, ठीक है। ये एक ऐसा वॉर था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी से ही सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। अब होता क्या है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं कि देखो, मैंने आपको नवाब बनाया है, तो आपको मंथली कुछ पे करना होगा हमें। मीर जाफर बोलता है ओके सर जी, ठीक है, चलेगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, इनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो एक टाइम के बाद मीर जाफर भी हो जाता है बोर, बोलता है तो बहुत हो रहा है ना। जैसे जैसे मैं जितना पे करता जा रहा हूँ, इनकी नीयत खराबी होती जा रही है। तो मीर जाफर एक टाइम के बाद बोलता है नो, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। अब किसको बनाते हैं, मीर कासिम। और ये मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद होता है। अब मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया जाता है, तो मीर कासिम के साथ भी वही व्यवहार, मीर कासिम को भी एक पपेट की तरह ही यूज़ करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स। बट मीर कासिम भी कुछ टाइम के बाद नो बोल देता है। अब देखो, अब मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स की बात को मानना बंद कर देता है। तो होता क्या है, मीर कासिम को ये लोग परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीर कासिम जाता है हेल्प के लिए अवध के नवाब के पास और मुगल एम्परर के पास। और उस टाइम पे अवध का नवाब कौन होता है, तो वो होते हैं शुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर कौन होते हैं, शाह आलम सेकंड। ये दोनों लोग रेडी हो जाते हैं इनकी हेल्प के लिए। और ये एक तो नवाब ऑफ बंगाल, दूसरा नवाब ऑफ अवध, और तीसरा मुगल एम्परर, ये तीनों लोग मिलकर कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं, ठीक है। और इस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764। एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसे लीड कौन कर रहा है, विक्टर मुंडू, ठीक है। और एक साइड में नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर, ये तीनों लोग हैं। लेकिन फिर भी कंपनी जीत जाती है, या ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं इस बैटल को। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये मुगल एम्परर पार्टिसिपेट कर रहे थे इस बैटल में और ये हार चुके हैं, ठीक है। अब सोचकर देखिए कंपनी का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। अब कंपनी की दादागिरी कितनी ज़्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगल एम्परर को हरा दिया, उन्होंने इंडिया के एम्परर को ही हरा दिया, ठीक। तो अब तो इन्हें लगेगा ना कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें डर ही नहीं किसी बात का। अब क्योंकि ये हारते तो हैं, लेकिन एक ट्रीटी हो जाती है और ट्रीटी के थ्रू इनको अपना राज्य वापस मिल जाता है, इनके साथ कुछ ट्रीटी हो जाती है और सब कुछ फिर से वैसे ही चलने लगता है। मतलब ये है कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने के लिए तैयार नहीं है। इनको हराने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। तो अब कंपनी करती क्या है, कंपनी मुगल एम्परर से बोलती है कि देखो, हमें ना बंगाल का दीवान बना दीजिए आप, ठीक है। दीवान कहने का मतलब है कि अब इनको दीवानी राइट्स मिलने वाले हैं, ठीक। तो ये टाइम था 1765 का। 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के।
अब इस दीवानी राइट कहने का मतलब है कि ये रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट हो जाता है इनके पास, ठीक है। अब इनके पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से ये खुद से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो चाबी तो हाथ में आ गई पैसा कमाने की, ठीक है। तो चुपचाप ये रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में अभी भी नहीं फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई आके बोल रहा है, कोई प्रजा आ रही है राजा के पास और बोल रही मेरी बकरी खो गई है ना, या मेरे घर में चोरी हो गई है, तो ये सारे ना पचड़ों में नहीं पड़ना चाह रहे थे कि जनता दरबार लगाएं और उनकी सुने। इनका काम था सिर्फ पैसा कमाना, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा था, ठीक है। अब जैसे ही दीवानी राइट्स मिलते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, तो वो क्या लेकर आ जाते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट और ये चलता है 1765 से 1772 तक। देखो इसमें होता क्या है, एक साइड होती है कंपनी और दूसरी साइड होते हैं नवाब। कंपनी के पास पावर होती है रेवेन्यू कलेक्ट करने की और नवाब के पास होता है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे नवाब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं और कंपनी क्या कर रही है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। मतलब पैसा किसके पास है, कंपनी के पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है, नवाब के पास, ठीक है। अब सोच कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए लेकिन पैसा ना हो आपके पास, तो क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाओगे, कभी नहीं, ठीक है। और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही ना दी जाए तो वो कैसे करेगा काम, उल्टा सीधा काम ही करेगा, ठीक। तो ये जो सिस्टम चल रहा था ना, उसकी वजह से लोग बहुत झेल रहे थे। लोग क्या झेल रहे थे उस टाइम पे, मासिव स्टार्वेशन होता है, लोग भूखमरी से मर रहे होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता है। ना तो कंपनी का ध्यान जाता है और ना ही नवाब का ध्यान जाता है, ठीक है। नवाब का ध्यान अगर जाएगा भी तो नवाब कुछ कर नहीं पाएंगे, कंपनी करना नहीं चाह रही, तो उसकी वजह से लोग बहुत झेल जाते हैं। तो फाइनली ये होता है, ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको एंड कर दिया जाता है। अब जब ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड हो जाता है तो फाइनली अब कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है प्रोविंस पे। अब यहाँ पे कोई नवाब नहीं रहेगा, अब डायरेक्ट कंट्रोल है कंपनी का प्रोविंसेस पे। और यही वो टाइम था जब पहला गवर्नर जनरल चुना जाता है बंगाल का, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल जो होते हैं वो होते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सिस्टम चल रहा था ना, इस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और ये इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं कि एक टाइम पर जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इनको जवाब देना होता है, वहाँ पे इन पे जांच बिठा दी जाती है, तो ये सुसाइड कर देते हैं शर्म के मारे, ठीक है, क्योंकि करोड़ों रुपए इन्होंने बना लिए थे अपने लिए। तो इतना ज़्यादा करप्शन भी चल रहा था और कंपनी के कई सारे ऑफिशियल्स जो इतना ज़्यादा करप्ट हो गए थे, जो रिच होते जा रहे थे, उनको नाबोब बोला जाता था, ठीक है। नाबोब क्यों? कंपनी के ऐसे ऑफिशियल जो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, जो एक नवाब की तरह ज़िंदगी जीते थे, नवाब की तरह एक्ट कर रहे थे, उनको नाबोब बोला जाता था, ठीक है। ये एक इंग्लिश वर्जन था नवाब का, ठीक। अब ये जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं जब इतना ज़्यादा करप्ट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को ये लगता है कि हमने कंपनी को भेज तो दिया लेकिन हम उसे रेगुलेट नहीं किए, है ना, हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए थी। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कंपनी को हम रेगुलेट कर सकें। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है एक्ट्स आने की, ठीक है। हमने बताया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में कुछ एक्ट्स लेकर आते हैं, जैसे 5 साल पे, 10 साल पे, 20 साल पे। तो जो पहला एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके पीछे वजह होती है करप्शन, ठीक है। कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा करप्ट हो रहे थे, और करप्ट क्यों हो रहे थे ये हमने सिस्टम देख लिया, कितना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू को लेकर पावर आ गई थी, ठीक है। तो अब आगे हम एक एक एक्ट करके देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चली, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड था, है ना। और थैंक यू अगर आपने इतना पेशेंस रखा यहाँ तक सुनने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो हमने एक क्रोनोलॉजी देखी कुछ इवेंट्स की, और हमने ये देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है या जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ट्रेड के पर्पस से इंडिया आते हैं, और धीरे धीरे उनका मोटिव चेंज होता है, धीरे धीरे उनका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, और वो इंडिया में एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभरते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये सिलसिला चलता है 1857 तक। 1857 में सिपॉय म्यूटिनी होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। उसके बाद इंटरफेयर करती है क्राउन, और क्राउन
उसके बाद इंडिया में डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करता है। कहने का मतलब है कि 1857 के बाद कंपनी का रोल ख़त्म, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से ही यहाँ पर रूल किया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में दो प्रकार से है, पहला कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। कंपनी रूल जो है वो 1773 से 1857 तक चलता है और क्राउन रूल चलता है 1858 से 1947 तक। ठीक है, अब देखो ये जो रूल रहा ना कंपनी का और क्राउन रूल, इसके टाइम पे ब्रिटिशर्स कुछ एक्ट्स लेकर आते थे। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंडिया में रूल नहीं कर रहे थे। देखो ब्रिटिशर्स करते क्या थे, ब्रिटिशर्स हर कुछ साल पे, जैसे 10 साल हो गया, 15 साल हो गया या 20 साल के गैप पे कुछ एक्ट्स लेकर आते थे और उस एक्ट के थ्रू इंडिया पे रूल करते थे। अब उन एक्ट्स को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इन सारे एक्ट्स से ही चीज़ें इवॉल्व हुई धीरे धीरे। ठीक है, और ये चीज़ें इवॉल्व होते होते कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले गई और इन एक्ट्स का हमारे संविधान पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो इन सबको हमें स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितने सारे एक्ट्स हैं, कौन कौन से एक्ट हैं। तो कंपनी रूल में पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकेंड है अमेंडिंग एक्ट 1781, थर्ड है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर है एक्ट ऑफ 1786, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ठीक है, ये चार्टर एक्ट है चार। तो ये कंपनी रूल में टोटल 8 एक्ट्स हैं। और क्राउन रूल की अगर हम बात करें तो क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट में 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919, 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये टोटल 7 एक्ट्स। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होगा, इन सारे एक्ट्स को एक एक करके डिटेल में स्टडी करना। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको स्टडी कर देते हैं। तो जो कंपनी रूल में पहला एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यहाँ पे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट। इसका क्या मतलब है, देखो हमने ये बताया था कि जब हमने इवेंट्स डिस्कस किए तो उसमें हमने ये देखा कि कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इंडिया में। उसने अपनी टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया था, वो ट्रेड से धीरे धीरे रूल करने की तरफ जा रही थी। और लेकिन एक चीज़ उसमें गड़बड़ हुई कि कंपनी के अंदर करप्शन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो कहीं ना कहीं नवाब की तरह एक्ट करने लगे थे, वो खुद को रिच बनाने की कोशिश करने लगे थे। तो उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा, वहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट को ये लगा कि देखो हमने यहाँ से कंपनी को भेजा है ताकि वो वहाँ ट्रेड कर सके और हमें रेवेन्यू भेज सके, बट यहाँ पे ऑफिसर्स खुद का ही पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, खुद को रिच बनाने में लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना, ऐसे तो हमारा पर्पस नहीं फुलफिल होगा, ऐसे हमें वहाँ से रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि वो अब कंपनी को रेगुलेट करेगा। कहने का मतलब है पहला स्टेप ब्रिटेन ने लिया कंपनी पे कुछ रेगुलेशन लगाने का कि ये आपको करना है, आपको इस तरह से चलना है, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया ही इसीलिए था कि ये पहला एक्ट ऐसा था जिससे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो अब ये रेगुलेशन में इन्होंने किया क्या, देखो रेगुलेशन में इन्होंने किया क्या ये हम इस तरह से जान पाएंगे। देखो हो क्या रहा था, जो ऑफिसर्स थे ना कंपनी के, वो बहुत ही रिच होते जा रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे थे, प्राइवेट ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी कंपनी के अंदर। प्राइवेट ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ोटोकॉपी मशीन है ना, तो आप घर के जितने भी फ़ोटोकॉपी करनी है, जितना भी प्रिंट आउट मारना है, आप ले जाके वहाँ पे मशीन पे किए दे रहे हो। ठीक है, तो आप अपना काम वहाँ कंपनी से निकाले ले रहे हो, या फिर अंदर ही अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारा फर्नीचर आया हुआ है और आपने प्राइवेटली किसी को बेच दिया और वो पैसा अपने पास रख लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, इस टाइप का करप्शन हो रहा था। ठीक है, कोई अगर ब्राइब दे रहा है, कोई घूस दे रहा है, तो उस हिसाब से वो ब्रिटेन से चुरा लिया जाता था, है ना, वो कंपनी के अकाउंट में नहीं लिखा जाता था, या प्रेजेंट्स लेते थे ये लोग। ठीक है, उससे ये घोटाला कर देते थे कंपनी में। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन का लॉस हो रहा था, ब्रिटेन का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो कंपनी को जब रेगुलेट किया गया इस एक्ट के थ्रू, तो पहला काम क्या किया गया कि अब से कोई प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं होगी।
दूसरा, कोई भी प्रेजेंट को, किसी भी उपहार को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तीसरा, कि आप घूस नहीं लोगे, ब्राइब्स नहीं चलेंगी है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन था। सेकंड क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू, तो सेकंड रिकॉग्नाइज किया गया इनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। देखो, कंपनी यहाँ पे आई तो ट्रेड के पर्पज से थी ना, बट काम क्या कर रही थी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेट करने का काम कर रही थी, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल दे रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने ना इसको बोला ओके ठीक है, ये नो प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी पता था कि कंपनी बहुत अच्छे से जा रही है, अगर इसी तरह चलती रही ना तो हम एक टाइम पर इंडिया पे रूल करेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इस मैटर को रिकॉग्नाइज किया, इस चीज़ को अलाउ कर दिया कि ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, और एक दिन हम ऐसे ही चलता रहा तो हम इंडिया पे रूल करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको रिकॉग्नाइज तो किया ही, साथ ही में कंपनी को कुछ सपोर्ट भी किया। वो कैसे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर। कोड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में कुछ पर्सन की एक बॉडी थी, वो करती क्या थी, वो उसका काम था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी के जो सिविल और मिलिट्री मैटर्स हैं इंडिया के, उन सबको ब्रिटेन में रिपोर्ट करना, ठीक। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, कंपनी का काम बढ़ रहा था, तो इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठा दिया कि देखो, इंडिया में जो भी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स हैं, उन सब की आप हमें रिपोर्ट देते रहोगे, ताकि हमें ये पता रहे कि कंपनी कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है, ठीक है। कंपनी पे एक तरह से एक रेगुलेशन लगा है, ठीक। तो इन्होंने ये किया। थर्ड था फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब है कि एक जगह से कंट्रोल करने की शुरुआत, और वो शुरुआत कहाँ से हुई, बंगाल से। सेंट्रलाइजेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फाइनल गोल तो यही था ना, इंडिया को कंट्रोल करना, तो शुरुआत कैसे होगी, सेंट्रलाइजेशन से ही होगी। तो सेंट्रलाइजेशन शुरुआत कहाँ से हुई, सेंट्रलाइजेशन की, बंगाल से। पर गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने चेंज कर बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। अब देखो, बंगाल से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करने का मतलब है कि बंगाल को पावर में लाना, तो बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास एंड बॉम्बे, उनका क्या हुआ, वो सारी बन गई सबऑर्डिनेट, ठीक है। वो बंगाल के अंडर में आ गई, बंगाल के नीचे आ गई, ठीक है, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया प्रेसिडेंसीज का, तो प्रेसिडेंसीज का क्या मतलब होता है, देखो होता क्या था कि पहले के टाइम पे जो ब्रिटेन की टेरिटरीज हुआ करती थी ना, उनको कई प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था। पहली प्रेसिडेंसी थी बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अभी कंट्री को हम स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे ही ब्रिटेन टेरिटरीज को प्रेसिडेंसीज में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो बंगाल को सेंटर पे रखा गया और उसका सब ऑर्डिनेट बना दिया गया बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है। एक काम यहाँ पे और हुआ था, सुप्रीम कोर्ट लेकर आए थे कैलकाटा में 1774 में, ठीक है। और सीजेआई यहाँ पे थे सर एलिजा एम्फे, क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, प्लस 3 जजेस भी प्रोवाइड किए गए, ठीक। तो ये फीचर्स थे 1773 के। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है एक्ट ऑफ 1781, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको अमेंडिंग एक्ट क्यों कहा गया है, कि किसी चीज़ का संशोधन कर रहा है, किसी चीज़ को अमेंड कर रहा है, तो वो था 1773 का एक्ट। एक्चुअली देखो, जो 1773 का एक्ट था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो कमियां रह गई उसको इस एक्ट के थ्रू सेटल किया गया, इसीलिए इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। तो पहला जो फीचर था इसमें वो था सुप्रीम कोर्ट जो है वो किन किन चीज़ों से एग्जेम्प्ट रहेगी। कहने का मतलब है 1773 के एक्ट में हमने ये देखा कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किन मामलों की सुनवाई करेगा, कौन से मामले उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, ये डिसाइड किया गया 1781 के एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किन चीज़ों में नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें इससे एग्जेम्प्ट हैं। पहला, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे, अगर मान लीजिए उसका कोई मेंबर है और वो अपने ऑफिशियल टाइम पे कुछ ऐसा करता है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा।
दूसरा, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के सर्वेंट, कंपनी दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट अगर कुछ ऐसा करते हैं तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। रेवेन्यू मैटर्स से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जेम्पशन है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से चीज़ें ये बाहर हैं, ठीक। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कहाँ पे, तो ये है जितने भी कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स हैं, कैलकाटा के जो रहने वाले हैं, उन सभी के मामले कहाँ आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, ठीक। थर्ड जो इसका फीचर है वो है, अब सुप्रीम कोर्ट जब मामले आएंगे तो उनकी सुनवाई होगी किस बेसिस पे, भाई उस टाइम पे संविधान तो होता नहीं था कि संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में लॉस केस चल रहा है, तो सुनवाई जो होगी वो पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग होगी। उस टाइम पे पर्सनल लॉस चलते थे। कहने का मतलब है अगर किसी हिंदू का मामला है, कोई हिंदू अगर कोई मामला लेके जा रहा है तो उसको हिंदू पर्सनल लॉस के हिसाब से जस्टिस मिलेगा। अगर कोई मुस्लिम कोई मामला लेकर जा रहा है कोर्ट तो उसको मोहम्मदन पर्सनल लॉस के हिसाब से जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अब अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील आती है तो वो कहाँ जाएगी, जैसे अभी होता है ना हाई कोर्ट से अगर हम अपील कर दें तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बट यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, तो ये जाएगी कहाँ, ये जाएगी गवर्नर जनरल की काउंसिल में। हमने देखा था 1773 के एक्ट में कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और 4 मेंबर की उनकी काउंसिल बनाई गई, ठीक है। तो उस काउंसिल में ये मैटर्स आएंगे। अगर किसी प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील आ रही है तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल उसकी सुनवाई करेगी, ठीक है। अब प्रोविंशियल कोर्ट को रेगुलेट कौन करेगा, तो प्रोविंशियल कोर्ट को रेगुलेट करेगा गवर्नर जनरल की काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी वो सारे नियम बनाएगी इनके रेगुलेशन के लिए, प्रोविंशियल कोर्ट के रेगुलेशन के लिए। ये पावर किसको दी गई है, गवर्नर जनरल की काउंसिल को, ठीक है। तो ये है एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट से इसलिए बोला गया क्योंकि ये पिट का इंडिया एक्ट था। पिट वहाँ पे विलियम पिट उस टाइम पे पीएम थे ब्रिटेन के जब ये एक्ट आया, ठीक है। तो ये पिट का इंडिया में एक्ट था। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। देखो, हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ा तो हमने उसमें एक चीज़ देखी कि ब्रिटेन ने अब कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को, पॉलिटिकल मैटर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया था। ब्रिटेन अब तैयार था कि अब कंपनी इंडिया पे रूल कर सकती है, या अब कंपनी इंडिया की टेरिटरीज को धीरे धीरे अपने में मिलाना स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। अब उसे इस तरह से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए ट्रेड के अलावा भी। लेकिन अब इसके लिए और एक्ट्स में क्या क्या हमें करना पड़ेगा, तो अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक एक्ट लेकर आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और उसके थ्रू क्या करते हैं, कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें पता है कि फ्यूचर कहाँ है, पॉलिटिकल फंक्शंस में। तो अब हम एक काम करते हैं, धीरे धीरे इन फंक्शंस को अलग करते हैं और एक टाइम के बाद इन फंक्शंस को हम बंद कर देंगे। कंपनी केवल पॉलिटिकल फंक्शन पे ही ध्यान दे पाएगी, कंपनी केवल रूल करने पे ध्यान दे पाएगी, ठीक है। तो ये वजह होती है इनके ये करने की। तो ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कॉमर्शियल फंक्शन को और पॉलिटिकल फंक्शन को, ठीक। और कॉमर्शियल फंक्शन के लिए ये बिठा देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये दोनों बॉडी क्या करती हैं, ये दोनों बॉडी इन सारे फंक्शंस की जितनी भी रिपोर्ट है, जितनी भी खबर है, वो सारी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश करती हैं। कहने का मतलब है कि पूरा कंट्रोल अभी हो रहा है किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किस पे, कंपनी पे, ठीक। और चाहे वो कॉमर्शियल मैटर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स हों। और इस सिस्टम को बोला क्या गया, इस सिस्टम को बोला गया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो फीचर होता है वो ये है कि अब जो कंपनी की टेरिटरीज है ना इंडिया में, मतलब ये है कि कंपनी ने जो इंडिया में टेरिटरीज एक्वायर की है वो सारी अब क्या कहलाएंगी, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्या हो गई, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, ठीक है। अब वो ब्रिटिश की टेरिटरी कहलाएंगे, वो ब्रिटेन की टेरिटरी कहलाएंगी इंडिया में, ठीक। तो मकसद देख रहे हो ना, नीयत देख रहे हो क्या हो रही है।
साफ साफ दिख रहा है कि वो रूल करने की तरफ धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं। और हम इंडियंस को पता ही नहीं चला था उस टाइम पे कि ये हो क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ना धीमा जहर थे, बहुत धीरे धीरे मारते थे। और हम इंडियंस को ये पता लगने में काफ़ी वक्त बीत गया कि हम जहर पी रहे हैं, है ना। और ये फाइनली हमने पहला रिवोल्ट तो 1857 में किया था, उसके पहले तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये था, तो ये थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के फीचर्स। अब जो फोर्थ एक्ट था वो था एक्ट ऑफ 1786। तो देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। देखो 1786 में ना लॉर्ड कॉर्नवालिस बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। ठीक है, 2 डिमांड्स थी इनकी। कौन कौन सी? पहली इन्होंने डिमांड रखी कि इनके पास पावर होनी चाहिए किस चीज़ की? टू ओवरराइड डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। इन्हें ये पावर चाहिए था कि ये अपनी काउंसिल की डिसीजन को कुछ स्पेशल केसेस में ओवरराइड कर सके। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये अपनी काउंसिल की सलाह ही माने। कुछ केसेस ऐसे भी हों जब काउंसिल की सलाह ना मानकर ये उन पर भारी पड़े। ठीक है, तो ये पहली डिमांड थी इनकी। दूसरी डिमांड थी कि ये बनना चाहते थे कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ कौन होता है? ये होता है आर्मी का चीफ या मिलिट्री का चीफ होता है, तो इन्हें कमांडर इन चीफ बनना था। तो ये 2 डिमांड रखी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अब इन दोनों डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये एक्ट लाना पड़ा, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं 1786 के, इन दोनों डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए